हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं आपको इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे कवर कराऊंगा और साथ में आपको रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, चाहे वो आपके प्री मॉक टेस्ट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। सर, जो कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाती है। अब क्योंकि इंटरमीडिएट में सर हमारे सिलेबस में एएस की एप्लीकेबिलिटी है, इसलिए शेड्यूल 3 की डिवीजन 1 अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है। तो मैं आपको साथ में शेड्यूल 3 का भी रिवीजन कराऊंगा, ठीक है जी सर। आइए शुरू कर लेते हैं। मैं इस चैप्टर में आपको इलस्ट्रेशन वाइज, क्वेश्चन वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कराऊंगा। सर, इलस्ट्रेशन 1 जो है ये आपका मैनेजरियल रेम्युनरेशन का है। देखिए क्या होता है मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए। सर, हम ये चेक करते हैं कि क्या कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है या नहीं है। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे होता है वो इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे होता है। सर, कितना पे होगा? देखिए, अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन सर 60 लाख पर एनम होगा। अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ और उससे ज्यादा है बट लेस देन 100 करोड़ है तो टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन सर आपका 84 लाख होगा। मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जिन कंपनियों में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, ठीक जी सर। अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है बट लेस देन 250 करोड़ है तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन से टोटल आपका 120 लैक्स होगा। अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन सर आपका 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल मोर देन 250 करोड़, सर वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन होगा, ठीक। एक बात और, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सर इस मैनेजरियल रेम्युनरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक जी सर। अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो सर ये अमाउंट आपका प्रोपोर्शनेटली एलोकेट हो जाएगा, ठीक जी सर। एक प्यारी सी बात और, सर इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव कैपिटल में सर आपका मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए इफेक्टिव कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें आएगा आपका पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल आएगी, ठीक। पेड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? सर कोल्ड अप कैपिटल माइनस कोल्ड इन एरिया, ठीक जी सर। प्लस आएगा सर आपका फ्री रिजर्व, प्लस आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, प्लस आएगा कैपिटल रिजर्व इफ रिलाइज्ड इन कैश, प्लस आएगा सर आपका लॉन्ग टर्म डेट जिसमें डिवेंचर आएंगे, बॉन्ड आएंगे, आपका सर पब्लिक डिपॉजिट मोर देन 1 ईयर है वो आ जाएगा, ठीक जी सर। ध्यान देना सर, पेड अप कैपिटल में आपका एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा, और अगर कोई एडवांस पैसा मिला आपको कैपिटल के अगेंस्ट ना, वो भी नहीं आएगा, ठीक। सर, ये जो अमाउंट आएगा इसको हम रिड्यूस कर देंगे अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उससे, अगर कोई सर अपना एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उससे, और कोई सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया, ठीक। अगर कंपनी सर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो कंपनी ने सर जो आगे इन्वेस्टमेंट कर रखी उसे माइनस कर देंगे इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करते हुए, और अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो हम लोग क्या करेंगे सर, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करेंगे, ठीक है जी सर। आइए पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक दो प्यारी प्यारी बातें और देखिए बेटा, ये जो क्लास है ना ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, ठीक। बेटा, काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत खराब चल रही थी तो इस वजह से मेरा गला खराब है और अभी भी पूरी तरह से बेटा तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको आवाज़ में कुछ भारीपन लग सकता है, ठीक जी सर। हर इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 सेकंड दिया करूंगा। नो डाउट 10 सेकंड में आप क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते,
लेकिन आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है जी सर। पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 1। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वाज ऑब्टेन्ड। लायबिलिटीज आ गई सर, आपका अमाउंट आ गया, ऑथराइज्ड कैपिटल आ गई, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया सब, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटी है, असेट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर एटसेट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। तो सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को हम लोग कभी भी इफेक्टिव कैपिटल के लिए कंसिडर नहीं करते, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 5। वुड योर आंसर डिफर इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखिए सर, अगर एक्स लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हम लोग क्या करेंगे सर, इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करते हुए सर इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सर क्या क्या आएगा आपका, पेड अप कैपिटल में सर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। सर कैपिटल रिजर्व में 150 आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व सर रिलाइज इन कैश आएगा, दैट इज आपका 45,000। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा सर, 15% डिवेंचर सर लॉन्ग टर्म लोन है वो आ जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट सर वी एज्यूम की लॉन्ग टर्म है सर आ जाएगी। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई सर शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। ट्रेड पेपर शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर सर माइनस कर देंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सर इसे माइनस नहीं करेंगे। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस सर माइनस कर देंगे। ये देखिए पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, 15% डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। के लिमिटेड ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर के लिमिटेड एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे सर माइनस कर देंगे, ठीक है। हैज बीन इंकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया सर, ये भी इफेक्टिव कैपिटल में आएगा, ये भी इफेक्टिव कैपिटल में आएगा। रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व है सर आपका 10 लाख सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा तो ये 140 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस इज नॉट रिटर्न ऑफ सर माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट सर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। चलिए इफेक्टिव कैपिटल आ गई सर। जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका, ये सर उस केस में है जब कंपनी के पास क्या होंगे, एडिक्वेट प्रॉफिट होंगे। आइए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं कि अगर कंपनी के पास सर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो मैनेजर रेमुनेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग सर कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर ये चेक करेंगे कि कंपनी में कितने मैनेजरियल पर्सन है। मैनेजरियल पर्सन में सर आपका डायरेक्टर आएगा, पार्ट टाइम है, होल टाइम है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, और साथ में मैनेजर आएंगे, ठीक जी सर। आइए देखिए, अगर कंपनी के पास एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी के पास क्या है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, कंपनी के पास क्या है, एक आइदर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198, ठीक। ये रेम्युनरेशन सर मैक्सिमम होता है। सेकंड, अगर कंपनी के पास 2 होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है या उससे ज्यादा 2 और मोर है, तो 10% सर ऑफ द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198, ठीक। सर कंपनी के पास ना पार्ट टाइम डायरेक्टर है विद होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, तो जितने पार्ट टाइम डायरेक्टर सर 1%। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है सर विदाउट होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, तो 3%। ओवरऑल रेम्युनरेशन सर कितना आएगा आपका 11%, ठीक है जी सर। आइए, एम लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1। जीपी सर इसे हम कंसिडर करते हैं। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर इसे हम कंसिडर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सर इसे हम कंसिडर नहीं, मतलब इसे कंसिडर करते हैं खर्चे में, ठीक। डायरेक्टर फी कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंसिडर करते हैं।
मैनेजर रेम्युनरेशन सर कंसिडर नहीं करते, डेप्रिसिएशन सर हम लोग कंसिडर करते हैं एज पर दी शेड्यूल 2। कोई भी प्रोविजन और एप्रोप्रिएशन सर अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर किसी प्रोविजन करेंगे सर कोई एक्चुअल पेमेंट है तो उसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक। डेप्रिसिएशन ऑन पीपी एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट वाज 575345, तो सर हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट, सर मैक्सिमम लिमिट क्वेश्चन ने आपसे मांगी ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन, ठीक। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 198, 40,25,365 प्लस 273,925 माइनस 822,542 माइनस 134,780 माइनस 312,440 माइनस सर आपका डेप्रिसिएशन आएगा एज पर दी शेड्यूल 2 575345, तो सर ये अमाउंट आ गया आपका 27,35,383 और इसका सर 11% आ जाएगा। ये मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन आ गया, ठीक जी सर। कंपनी जो डिविडेंड पे करती है जनरली वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे करती है, ठीक है। आई मीन टू से जैसे फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है और उसी प्रॉफिट में से पे होता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो आपका करंट ईयर का से बिलोंग करता है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द ईयर से लेकर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट और करंट ईयर के प्रॉफिट में से पे होता है। और जिस दिन सर कंपनी इंटरिम डिविडेंड पे करती है उस दिन जो भी आउटस्टैंडिंग कैपिटल है उसके ऊपर पे होता है, ठीक जी सर। क्या कंपनी अर्लियर ईयर्स के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकती है? क्या कंपनी अर्लियर ईयर्स के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकती है? आंसर इज यस, अगर वो 3 कंडीशन पूरी करती है। पहली कंडीशन सर जो डिविडेंड का रेट है ना इमीडिएटली प्रीवियस 3 ईयर्स में जो डिविडेंड का रेट है उसकी एवरेज के बराबर या उससे कम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो कंपनी करंट ईयर में डिविडेंड पे कर रही है, जो करंट ईयर में डिविडेंड का रेट है वो रेट इमीडिएटली प्रीवियस 3 ईयर्स का जो एवरेज डिविडेंड रेट है उससे कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डिविडेंड जो आप करंट ईयर में पे करेंगे जो रेट आएगा वो रेट इमीडिएटली प्रीवियस 3 ईयर्स की एवरेज रेट के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ठीक। सेकंड सर आपने क्या किया, सर हमने अर्लियर ईयर्स का प्रॉफिट यूज किया है किसके लिए, डिविडेंड बांटने के लिए। तो जो आपने अमाउंट यूज किया ना वो अमाउंट सर मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के बराबर होना चाहिए। थर्ड अमाउंट विड्रॉ करने के बाद आपके पास कुछ फ्री रिजर्व बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे सर, वो आपकी पेड अप कैपिटल के 15% तक मैक्सिमम, मतलब ऐसे बोलता हूं वो सर 15% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर होने चाहिए। सर दोबारा बोलना लाइन देखिए, आपने क्या किया, आपने डिविडेंड बांटने के लिए ना अर्ली रेट्स के प्रॉफिट में कुछ पैसा विड्रॉ किया, ठीक है। अब जो वहां पे प्रॉफिट बच गया ना वो प्रॉफिट आपका पेड अप कैपिटल के 15% तक बचना चाहिए, ठीक जी सर, एटलीस्ट उतना बचना चाहिए साहब, ज्यादा बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ड्यू टू इन एडुकेसिव प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 XYZ लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, पुराने प्रॉफिट में से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व रूल 2014, ठीक है। देखिए सर आपको क्वेश्चन ने पेड अप कैपिटल में क्या क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी 17,50,000 से, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी सर 80 लाख से। अब यहाँ पे सर इसका 10% आप 8 लाख का डिविडेंड बांटना चाहते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व सर 25 लाख है, कैपिटल रिजर्व सर फ्री रिजर्व नहीं है, रिवॉल्यूशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, नेट प्रॉफिट सर आपका करंट ईयर में 3 लाख का है। जो एवरेज डिविडेंड की रेट है ना लास्ट 3 ईयर्स की वो 12% है। तो पहली कंडीशन सर जो एवरेज डिविडेंड की रेट है आपका करंट ईयर का डिविडेंड रेट उस एवरेज रेट से कम या उसके बराबर होना चाहिए, सर पहली कंडीशन पास होगी, ठीक। सेकंड कंडीशन सर आप जो पैसा विड्रॉ करेंगे ना वो फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 10% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं हमें कितना पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए सर अगर आप 8 लाख का इक्विटी डिविडेंड देंगे तो 3 लाख का आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। हाँ जी सर, पहले क्या माइनस करेंगे सर, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा 17,50,000 इंटू 9%, सर 157,500, तो 142,500 सर आपका क्या बच गया, सर ये बच गया अपना
प्रॉफिट, ठीक है। अब 8 लाख का आप डिविडेंड बांटना चाहते हैं तो पहले इस प्रॉफिट को यूज करेंगे। हाँ जी सर, 657,500 ये पैसा आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से कम है? चेक कर लेते हैं। देखिए, पेड अप कैपिटल है 97,50,000 प्लस फ्री रिजर्व सर आपका 25 लाख। 97,50,000 प्लस 25 लाख इंटू 10%। सर आप 12,25,000 पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपने विड्रॉ कितना किया? 657,500, मतलब मैक्सिमम आप यहां तक विड्रॉ कर सकते थे, आपने कम विड्रॉ किया है, तो सेकंड कंडीशन में पूरी होगी, ठीक। अब बात सुनिए ध्यान से, 25 लाख माइनस 657,500 ये पैसा विड्रॉ कर लिया, बैलेंस कितना बच गया? 1842,500। ये एटलीस्ट 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल के बराबर होना चाहिए। पेड अप कैपिटल है 97,50,000 इंटू 15%, सर 1462,500। सर ये अमाउंट उससे ज़्यादा आ रहा है, तो सर इसका मतलब क्या है, हम जनरल जो में से डिविडेंड बांट सकते हैं, क्योंकि तीनों कंडीशन पूरी होगी है। ये 12% है, 10% लेस है, ठीक। ये देखिए 1225 तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। थर्ड देखिए सर, आप विड्रॉ के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा वो 1462,500 के बराबर बचना चाहिए फ्री रिजर्व में, लेकिन आपके पास पैसा ज़्यादा बचा हुआ, ठीक है। सिंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द कंपनी कैन विड्रॉ ₹657,500 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 है ना आपका, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन है। जैसे मैंने आपको ना अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सर एक प्रॉपर वे बताया था कि आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो दैट सर एग्जाम में गलती ना हो। ऑन द सेम ट्यूनिंग मैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कम से कम भी 10 to 15 मिनट्स लगाने वाला हूं इस बात पे कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बच्चे को फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है, आप आराम से बैलेंस शीट टैली करके आ जाते हो, लेकिन तब भी कई बार नंबर नहीं मिलते। उसका एक ही मेन रीजन है, और वो मेन रीजन है कि आप जो प्रेजेंटेशन करके आते हो ना सॉल्यूशन में, सर वो एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं होता। आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सर प्रेजेंटेशन करके आनी होगी, ठीक। एक बात। दूसरी बात, सर कुछ बच्चे इस चैप्टर में क्या गलती करते हैं, पहले वो शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं और वो इजीली बन भी जाता है, फिर वो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाते हैं और उसमें सर P&L अकाउंट बनाने के बाद ही एक लाइन लिखते हैं, वो भी बन जाता है। उसके बाद वो फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले कंप्लीट करते हैं, फिर वो कोई और नोट बनाते हैं, और सर जब वो एक एक नोट बनाएंगे ना ऐसे करके, तो बार बार बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है। तो आपको सर क्वेश्चन कैसे करना है ताकि आप गलती ही ना करें और गलती हो ही ना, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा, आपने वो फॉलो करना, आप देखेंगे सर उस प्रोसीजर के तहत ना आपसे कभी गलती होगी ही नहीं, ठीक है जी सर। आइए पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ना शेड्यूल 3 को रिवाइज कराता हूँ, आई मीन टू से शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और P&L अकाउंट का फॉर्मेट एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखिए सर बैलेंस शीट जो बनती है वो एज ऑन बनती है, एज एट बनती है। सर बैलेंस शीट एज एट बनती है, उसका रीजन क्या है, बैलेंस शीट लास्ट मोमेंट पे बनती है, ठीक जी सर। बैलेंस शीट में सर सबसे पहले क्या आएगा आपका, शेयर होल्डर फंड आएगा? नहीं सर, पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी और फिर असेट आएंगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सर पहले इक्विटी का हिस्सा आएगा, मतलब मालिकों का हिस्सा, फिर लायबिलिटी का हिस्सा आएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगी सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज एट, ठीक है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले आएगा सर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सर पहली आइटम आएगी आपकी शेयर कैपिटल, फिर आएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आएगा सर आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड अलग से हेडिंग आ जाएगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक। उसके बाद सर आएंगी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें पहला आएगा सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सेकंड आएगा सर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट करके आएगा, क्योंकि डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, फिर नेट बैलेंस किया जाता है। अगर बैलेंस सर लायबिलिटी का ज्यादा है तो सर यहां आ जाएगा, असेट का ज्यादा है तो नॉन करंट असेट के अंदर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सर आएगा आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और उसके बाद आएगा सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मेरे साथ साथ बोलेंगे सर। सबसे पहले सर इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट,
ठीक। सेकंड मेन आइटम आएगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेन लाइन आएगी सर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें पहले कौन सी आएगी सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सेकंड आएगा सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। थर्ड आएगा सर आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फोर्थ आएगा सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक जी सर। उसके बाद सर करंट लायबिलिटी, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर करंट मैच्योरिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तो सर वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी सर। ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लायबिलिटी आएगा और उसके बाद सर आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक। उसके बाद सर असेट साइड में मतलब असेट आ जाएंगे। सबसे पहले आएगी नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट मेन हेडिंग है। ठीक। इसके अंदर चार आइटम आएंगे। पहली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकंड इंटेंजिबल असेट, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फोर्थ इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट नेट करके, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज, अदर नॉन करंट असेट। ठीक। करंट असेट में पहली आइटम कौन सी आएगी सर करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। उसके बाद सर आपका आएगा अदर करंट असेट। ठीक जी सर। उसके बाद सर पीएनएल की स्टेटमेंट बनेगी। पीएनएल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बनती है। उसमें सर सबसे पहले आएगा आपके इनकम, फिर आपके खर्चे। इनकम में पहला क्या आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद सर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम आएगी, जो हेडिंग आएगा टोटल इनकम के नाम से आएगा। ठीक। फिर एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। पहला आएगा सर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। उसके बाद सर आएगा आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आएगा सर आपका चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आएगा सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद सर फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद सर आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद सर अदर एक्सपेंसेस, फिर टोटल एक्सपेंसेस। सर फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर सर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएंगी। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी सर। एक प्यारी सी बात और, अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, क्या बल्कि सारे क्वेश्चनों में, कि हमें क्वेश्चन को जब एग्जाम में सोल्व करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा सर, बात करेंगे पहले एक बार स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च X2। सर ये ट्रायल बैलेंस दे दिया ओमेगा का। लैंड एट कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, बैंक है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है कि आपने इन्वेंट्रीज में एडजस्ट कर रखी। ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, और उसके बाद सर क्या आपका डिवेंचर इंटरेस्ट है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड है। ठीक है। क्रेडिट साइड में देखिए इक्विटी कैपिटल है, 10% डिवेंचर है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेल है, ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, सस्पेंस अकाउंट है। सर यहाँ पे कोई ना कोई गलती हो रखी है और उसके लिए सर क्या किया इन्होंने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। कोई बात नहीं, बात करेंगे इसके ऊपर भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑथराइज शेयर कैपिटल दे दी। ठीक है। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट ₹360। ठीक है। सर डिक्लेयर किया डिविडेंड कब, 2 अप्रैल को, मतलब डिविडेंड अगले साल डिक्लेयर किया है तो एज पर AS4 हम लोग क्या करेंगे सर, इसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है जी सर। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ द सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल X1। मैं एक काम करता हूँ सर, नंबरिंग कर लेता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल के रिकॉर्ड में पहला पॉइंट दे रखा है सर, लैंड के रिकॉर्ड में सेकंड पॉइंट दे रखा है, डिविडेंड सर ये नोट्स अकाउंट में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के रिकॉर्ड में फोर्थ पॉइंट दे रखा है, डेप्रिसिएशन सर आपने प्रोवाइड करना मशीनरी और प्लांट पे, फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, और फोर्थ पॉइंट सर आपका मशीनरी से रिलेटेड भी है। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार रिक्वायरमेंट और देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च X2। सर आपने क्या करना है, एक सेकंड, ओमेगा कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना है। ठीक है। एज पर शेड्यूल 3, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन।
अब इस क्वेश्चन को सर हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? पहला स्टेप हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। सेकंड स्टेप सर पता क्या करेंगे? आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, पी एंड एल स्टेटमेंट का। पहले बैलेंस शीट बनेगी फिर पी एंड एल, ठीक? फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया जी सर। अब उसके बाद सर मेन मुद्दा उठता है कि हम कितने नोट्स बनाएं क्वेश्चन में, और क्या जब हम लोग बैलेंस शीट और पी एंड एल का फॉर्मेट बनाते हैं तो पहले क्या लिखें? बेटा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस शीट और पी एंड एल का फॉर्मेट बनाना है, और उसके बाद सर क्वेश्चन में देखने कितने नोट बनेंगे और आपने नोट को ड्राफ्ट कर लेना है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? देखिए पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड स्टेप में सर आप क्या करेंगे? सर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें आपका पी एंड एल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया और नोट्स के फॉर्मेट हो गए। सर कितने नोट बनेंगे? बेटा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना, एक तो तब थोड़ा सा माइंड में रखना कि कौन कौन सा नोट बनेगा। सर कौन कौन सा नोट बनेगा, एक तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तब आपने माइंड में रखना है, और सेकंड सर अब मैं क्या करूंगा, पहले आइटम से लग जाऊंगा और देखूंगा कौन कौन सा नोट बनेगा। देखिए सर नोट किस किस का बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का, मतलब शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का हमेशा नोट बना के आइए आपने, क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सर उसकी ऐसी होगी जो नोट में जाएगी जाएगी, जैसे ऑथराइज कैपिटल होगी सर, ना भी हो तब भी सर अगर आप देखें तो बैलेंस शीट के फेस पे तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा जाता है, नोट में प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना आपको, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, कोल्ड अप कैपिटल कितनी है, चाहे वो सिमिलर क्यों ना हो, लेकिन तभी सर आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग तो देना पड़ेगा ना। तो पहला नोट हमेशा शेयर कैपिटल का बनेगा। तो मैंने क्या किया सर, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पी एंड एल अकाउंट का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, और नोट नंबर 1 आप भी लिखेंगे प्लीज ना, शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, ठीक है जी सर। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा। इसके अलावा कौन कौन से नोट बनेंगे? कोई भी ऐसी आइटम सर जिसकी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्वेश्चन आपको डिवेंचर भी दे दिया और लॉन्ग टर्म लोन भी दे दिया, नोट बनेगा। कोई भी ऐसी आइटम सर जो सिंगल आइटम दे रखी है लेकिन उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, उसका नोट बनेगा। या तो एक जो आपका हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके अंदर आइटम ज्यादा दे रखी है एक से, या आइटम एक ही दे रखी लेकिन उसके ऊपर सर कोई ना कोई सर इंफॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन है ना। एक प्यारी सी बात और, हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स का हमेशा नोट बनाता है, हम भी नोट बनाएंगे, ठीक है जी सर। आइए अब मेरे साथ साथ सर एक बार ना फॉर्मेट पे चलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, शेयर कैपिटल नोट बना दिया, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस नोट बना दिया, शेयर वारंट क्वेश्चन नहीं दे रखा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्वेश्चन है नहीं दे रखी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सर नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिवेंचर भी है और कुछ दे रखा है, चेक करते हैं सर। डिवेंचर के रिगार्ड में क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है? नहीं सर। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो साहब, इसका नोट बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि 10% डिवेंचर सर एक ही आइटम है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कई बार वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो बेटर रहेगा इसका नोट बना ले हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी ना, ठीक है सर। अच्छा और क्या क्या है सर, देखिए अगर बात करें नॉन करंट लायबिलिटी की तो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट लायबिलिटी में सर अगर आप देखेंगे तो आपका सिर्फ ट्रेड पेबल दे रखा है, नोट बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। असेट में सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखी है, नोट बन जाएगा नोट नंबर 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी सर। इसके बाद अगर आप देखेंगे सर तो इंटेंजिबल असेट दे रखी क्वेश्चन ने, सर नहीं दे रखी। उसके बाद बात कर लेते हैं सर करंट असेट की। सर एक बात और बताओ, मैंने कहा हाँ जी सर, जैसे आप यहाँ पे बता रहे हो ये नोट बनेंगे, हमें एग्जाम में याद रहेगा? अगर आप खुद से ना ढंग से 2 बड़े क्वेश्चन सोल्व करके देख लेंगे जिस प्रोसीजर से मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में 100% याद रहेगा। चलिए करंट लायबिलिटी में सर सबसे पहले क्या आएगा, ओ सॉरी आपका करंट असेट में, क्योंकि नॉन करंट असेट में सर पीपीई है, सर सबसे पहले आएगा अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है, नहीं सर। इन्वेंट्री एक ही आइटम है, क्लोजिंग दे दी, कोई नोट की नीड नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल एक ही आइटम है,
उसके बाद सर आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, सर बैंक कंबाइन करके दे रखा, मतलब अलग से नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कोई नोट नहीं, ठीक। पी एंड एल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सर सेल दे रखी, कोई नोट की नीड नहीं है। अदर इनकम देखिए सर, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी अदर इनकम के बारे में। सर यहाँ पे अगर आप देखें तो मशीनरी उसने बेची है और उसके ऊपर सर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो अदर इनकम का नोट बना लेते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड, कोई नोट की नीड नहीं है। परचेज, रजिस्टर्ड परचेज दे दी ना डायरेक्ट, हाँ जी सर। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सर नहीं दे रखा। फाइनेंस कॉस्ट, सर डिवेंचर इंटरेस्ट दे रखा। आप चाहो तो नोट बना लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी मैं नोट बनवा देता हूँ, फिर भी नोट अगर ज़्यादा बन जाएगा ना, कोई बुराई नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक। उसके बाद सर आपका आएगा डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन आपका नोट नंबर 4 से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि नोट नंबर 4 में आप दिखाएंगे कॉस्ट, आपका डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और अगर कोई असेट आपने बेची है तो सर डेप्रिसिएशन जो आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसे सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कॉस्ट प्लस एडिशन माइनस डिलीशन क्लोजिंग, ठीक है, कोई रिवैल्यूएशन है उसका इफेक्ट, ठीक जी सर। उसके बाद सर आएगा अदर एक्सपेंसेस, सर ये सारे अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे, नोट नंबर 7 है अदर एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। तो पहला स्टेप क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक साथ पूरा। सेकंड स्टेप क्या है सर, हम लोग बैलेंस शीट का, पी एंड एल का फॉर्मेट बनाएंगे और साथ में नोट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है बेटा, थर्ड स्टेप ये है, आप ना एक साइड से लग जाओ, चाहे लाइबिलिटी साइड से, असेट साइड से या लाइबिलिटी साइड से, डेबिट से क्रेडिट से, एक साइड से लग जाओ और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे लिखते चलो, ठीक है। आइए मैं यहाँ से लग जाता हूँ। सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 1 में जाएंगे, वहाँ सबसे पहले लिखेंगे सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। फिर लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, सर 30,000 में होगा ना, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक जी सर। आइए ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% डिबेंचर कहाँ जाएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। हमने नोट नंबर 3 बनाया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, 10% डिबेंचर खत्म। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आ जाएगा 130 से। जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट सर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम सर आपका बैलेंस आ जाएगा एज इट इज, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी सर। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जी सर। सेल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। ट्रेड पेबल सर डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। इससे पता क्या फायदा हो रहा है सर, पूरा क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, और एक चीज और देख लेंगे आप ना, कोई भी चीज मिस नहीं होगी हमसे ना। और जब कोई चीज मिस नहीं होगी तो डेबिट क्रेडिट हमें पता ही है, असेट लायबिलिटी हमें पता है, इनकम एक्सपेंडिचर हमें पता है, तो सर टोटल भी टैली हो जाएगा और प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, क्योंकि हम प्रॉपर नोट बना चुके हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर, चलिए पीपी पे चलते हैं, नोट नंबर 4 मैं एक बार यहाँ लिख के डिस्कस कर लेता हूँ। सर देखिए, नेम ऑफ पीपी, कॉस्ट, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। हाँ, अगर कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है तो यहीं लिख लेते हैं, ठीक जी सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, एडिशन मतलब फॉर द ईयर आ गया आपका, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, और फिर यहाँ पे नेट ब्लॉक। आइए शुरू करते हैं। देखिए सर लैंड दे रखी 220 से, ओपनिंग बैलेंस। नोट नंबर 2 पे चलते हैं। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट 360, ओके।
उसने 360 में सर क्या किया, रिवैल्यू कर दिया, तो 140 से रिवैल्यूशन आ गया। ठीक, 140 कहाँ जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिवैल्यूशन सरप्लस के नाम से, रिवैल्यूशन रिजर्व के नाम से, एज पर ES 10, रिवैल्यूशन रिजर्व के नाम से। ठीक जी सर, कोई डेप्रिसिएशन नहीं इस पे और कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, 360 से नेट ब्लॉक आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सर, क्वेश्चन ने प्लांट एंड मशीनरी दी है 770 से। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी 770 का ओपनिंग बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172 का बैलेंस है। आइए क्या लिखता है, सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी। देखिए बेटा, रेक्टिफाइड एंट्री का क्या रूल होता है, सबसे पहले सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, और फिर रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री का एक ही रूल होता है साहब, सिंपल सा, जो आइटम डेबिट या क्रेडिट होनी चाहिए थी और आपने उसी आइटम को डेबिट या क्रेडिट कर रखा है, इग्नोर कर देंगे। जो आइटम डेबिट या क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, आपने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, उसे रिवर्स कर देंगे। जो आइटम डेबिट या क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने कुछ भी नहीं कर रखा सर, उसे डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी सर, देखिए सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल X1। सर आपने ईयर के फर्स्ट डे पे एक मशीन बेची, कितने की, 4000 की, आप उसे सस्पेंस में लेके चले गए, तो आपने एंट्री क्या पास कर रखी, रोग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4000। ठीक है जी सर, एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस बना लो। हाँ जी, आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 10,000 एंड द एक्चुअल डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 8,000। सर आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, सर बैंक अकाउंट डेबिट 4000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका 8000 से, मशीनरी 10,000 से, प्रॉफिट 2000 से। आइए रेक्टिफाइड एंट्री पास करते, देखिए सर बैंक डेबिट होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे बैंक डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया, नो ट्रीटमेंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था, आपने कुछ भी नहीं किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सर P&L क्रेडिट होना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया, एक लाइन छोड़ देंगे, 2 P&L 2 से। सर मशीनरी 10 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने कुछ भी नहीं किया। सस्पेंस अकाउंट कुछ भी नहीं होना चाहिए था, आपने क्रेडिट कर दिया, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, अब इस एंट्री का इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में ले लेंगे। आइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से हट जाएगा, 8 से। सस्पेंस अकाउंट 4 से 4 राइट ऑफ हो गया। P&L में प्रॉफिट ऑन सेल अदर इनकम में आ जाएगा 2, नोट नंबर 5, अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है जी सर। सर बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की इन्होंने, 10 की कॉस्ट थी, 2 का डेप्रिसिएशन, ये देखिए ना, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, तो 2 बुक वैल्यू आ गई, 4 सेल वैल्यू है, तो 2 का सर प्रॉफिट आ गया। ठीक सर, 10 से मशीनरी हट जाएगी, डिलीशन। आगे चलते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन है, सर डेप्रिसिएशन 10% है कॉस्ट के बेस पे। ठीक है, तो ओपनिंग 770 है, 10 से सर डिलीशन हो गया, तो आपका कितना बच गया सर, 760, 10% डेप्रिसिएशन है 76, 76 आएगा सर आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में,
उसको कोई नोट बनाने की नीड नहीं है क्योंकि वो यहीं से कैलकुलेट हो रखा है। 76, ठीक है जी सर। आइए 172 प्लस 76 माइनस 8, 240, 520, 520 नेट ब्लॉक आ जाएगा पीपी का, नहीं 520 आएगा प्लांट एंड मशीनरी। टोटल नेट ब्लॉक आएगा सर आपका 880 से 880। नोट नंबर 4 ये सर लैंड रिवैल्यूएशन, ओपनिंग, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके दिखा दिया इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप ज़्यादा एलोबरेट करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए 880। अच्छा क्रेडिट साइड खत्म, हाँ जी सर डेबिट साइड पे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल सर डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में करंट असेट के अंदर इन्वेंट्री के बाद। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में डायरेक्ट आ जाएगी क्योंकि परचेज के साथ आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दी है। करंट असेट में पहली आइटम, बैंक सर कैश एंड बैंक करंट असेट में डायरेक्ट। एडजस्टेड परचेज सर डायरेक्ट आएगा पी&एल अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में, एक्सपेंसेस में परचेज, एडजस्टेड परचेज बोल के। एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। चले हाँ जी सर। सर ये तीनों एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। डिविडेंड पेड सर एप्रोप्रिएशन आइटम है, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में पी&एल में से माइनस करके दिखा देंगे। इंटरिम डिविडेंड ये आपके अदर एक्सपेंसेस आ गए, फाइनेंस कॉस्ट आ गई, ठीक है। चले हाँ जी सर। और कुछ बचा है सर? डिविडेंड का आप नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। आइए अब एक एक करके नोट क्लोज कर लेते हैं। सर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में वेट करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ठीक है। पी&एल में सर अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम आ गई, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 6 से आ गया, अदर एक्सपेंसेस सर आपका नोट नंबर 7 से आ गया। ये पी&एल करंट ईयर का आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाएंगे इसको। और ये डिविडेंड आपने पे किया था, एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया और बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। ये 530 अगर आप देखेंगे तो टोटल आ गया रिजर्व एंड सरप्लस का। बेटा इस प्रोसीजर के तहत अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी आइटम आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। आइए पढ़ते क्वेश्चन मिलके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडर, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 11% डिबेंचर, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, सेल्स, रेंट रिसीव, ट्रांसफर फी, P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ठीक है मशीनरी के ऊपर, इन्वेंट्री, फर्नीचर, डिस्काउंट, लोन टू डायरेक्टर, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, कमीशन, मटेरियल कंज्यूम, प्लांट एंड मशीनरी, रेंटल, करंट अकाउंट, कैश का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्चर्स, वेजेज, कंज्यूमेबल, फ्री और लैंड, टूल्स एंड इक्विपमेंट, गुडविल, इंटेंजिबल सेट में आ जाएगी ना, हाँ जी सर। ट्रेड रिसेबल, उसके बाद सर डीलर सेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सब अदर एक्सपेंसेस के पार्ट हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, डिवेंचर इंटरेस्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री देती, ठीक। आइए पहला स्टेप सर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। सेकंड स्टेप अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बनाएंगे और नोट मेंशन करेंगे। आइए नोट मैं आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहला नोट कौन सा बनेगा सर? शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड देखिए सर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। शेयर वारंट क्वेश्चन ने नहीं दे रखा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। सर एक से ज्यादा बोरोइंग दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद सर क्या आएगा सर? नॉन करंट लाइबिलिटी और कोई है नहीं। करंट लाइबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ट्रेड पेबल दे रखा है और कोई नोट नहीं आएगा लाइबिलिटी साइड के में, ठीक। असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक से ज़्यादा आइटम है,
ये देखिए ना, फिक्चर्स है आपका, फ्यूल लैंड एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, पीपी। गुडविल सर आप डायरेक्ट लिख के दिखा दें, ठीक। उसके बाद सर करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा सर, इन्वेंट्री। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी, वो दे नहीं रखी, इन्वेंट्री दे रखी है, ये देखिए। इन्वेंट्री के बाद सर आपका आएगा ट्रेड रिसीवेबल, एक ही आइटम दे रखी है। उसके बाद सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर यहाँ पे कैश और बैंक के बैलेंस अलग अलग दे रखे, करंट अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, इस क्वेश्चन में एक एडवांस दे रखा है, लोन टू डायरेक्टर। अब लोन टू डायरेक्टर सर शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? देखिए बेटा, अगर डायरेक्टर से हमने लोन ले रखा ना और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा रखा, तो जनरली हम लोग लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं और एक नोट दे देते हैं एग्जाम में। सॉरी बेटा, थोड़ा गला खराब। हाँ जी, लेकिन अगर हमने डायरेक्टर को लोन दे रखा तो हम उसे क्या करते हैं सर, शॉर्ट टर्म मान के चलते हैं, एक नोट दे देंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज में आ जाएगा, इसका नोट बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, ठीक जी सर। आइए पी एंड एल की बात करें तो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर सिर्फ सेल दे रखी है, अदर इनकम में रेंट रिसीव ट्रांसफर फी दे रखी है, तो अदर इनकम। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो सर सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट दे दिया। उसके बाद सर चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ये देखिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी, हाँ जी सर। और जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था इन्वेंट्री थी ना, बिल्कुल थी सर, ये देखिए, ये दे रखी इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री का नोट बना लेंगे। अगर इन्वेंट्री बढ़ गई है तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, माइनस करके दिखा देंगे एक्सपेंडिचर में, ठीक है, एक्सपेंडिचर में से। और अगर सर आपका इन्वेंट्री कम हो गई है तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई साहब, खर्चा दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद सर आपका आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस था ना क्वेश्चन में, हाँ जी, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद सर आपका आएगा फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट था। उसके बाद सर आपका आएगा डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया लेकिन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया, ये क्वेश्चन में सर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हम इग्नोर कर देंगे सर। उसके बाद सर आपका आएगा अदर एक्सपेंसेस। चले, हाँ जी सर। इन्वेंट्री में सर एक होता स्टॉक इन ट्रेड, एक होता फिनिश गुड्स। दोनों में क्या फर्क होता है बेटा, जब हम लोग ना गुड्स बना के बेचते हैं ना, उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। रॉ मटेरियल परचेज किया, मटेरियल कंज्यूम हुआ, ठीक है, और फिर कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर कुछ रॉ मटेरियल बच गया, तो उन सबको नेट करके सर मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, ठीक है। मेरी बात सुना ध्यान से, जब हम लोग गुड्स को ना बना के बेचते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोसेस करके बेचते हैं, उसे फिनिश गुड्स बोलते हैं। और जो माल खरीद के बेचते हैं उसे सर हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग सर ट्रेडेड गुड्स बोलते हैं, ठीक है जी सर। अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 में चलते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं, सिंपल सा लिख लेंगे सर। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल आपका 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप। इसने ऑथराइज अलग से लिख के दिखा दिया, बेटर है, आप एक साथ भी दिखा सकते हैं। वैसे सर बेटर क्या रहेगा बेटा, बेटर रहेगा अलग से दिखाएं आप, ठीक। चलिए 11% डिबेंचर बैंक लोन, सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। कौन सा नोट था अपना, नोट नंबर 3। 11% डिबेंचर बैंक लोन, एज्यूम लॉन्ग टर्म, ठीक है जी सर। ट्रेड पेबल सर आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा सर आपका ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक। सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पी एंड एल में, रेंट रिसीव ट्रांसफर फी सर अदर इनकम में, पी एंड एल अकाउंट सर रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस। पी एंड एल में सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अदर इनकम का सर नोट नंबर आपका 7 था, रेंट रिसीव ट्रांसफर फी। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एक्सपेंसिस साइड। इन्वेंट्री सर चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा, और इन्वेंट्री सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, ये बैलेंस शीट में आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री जी सर। और एक सेकंड, चेंज इन इन्वेंट्री का नोट नंबर था सर अपने पास 8,
ये ओपनिंग इन्वेंट्री है जो ट्रायल में दे रखी है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री इंक्रीज होगी सर, माइनस कर देंगे क्योंकि इनकम बढ़ गई है, और ये खर्चे सर यहाँ पे ना। चलें, हाँ जी सर, आइए। फर्नीचर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ठीक है, डेप्रिसिएशन नील है, क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे, ठीक। डिस्काउंट अदर एक्सपेंसेस में, एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंसेस में, लोन टू डायरेक्टर सर ये आपका आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में। मैं एक बार इतना टिक करा दूं आपको, हाँ जी सर। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 80,000, ये देखिए। लोन टू डायरेक्टर, फर्नीचर आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस में, बैड डेट था, डिस्काउंट था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट था, बैड डेट है, कमीशन है। एडवर्टीजमेंट और कमीशन आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, ठीक है जी सर। मटेरियल कंज्यूम्ड सर ऑन द फेस ऑफ P&L आ जाएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लांट एंड मशीनरी सर आपका पीपी में आ जाएगा, उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देंगे, नेट बैलेंस आ जाएगा आउटर कॉलम में। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो बल्कि इसको, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर रेंटल सर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, बाद में टिक करा दूंगा, ठीक है। करंट अकाउंट कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। चलो एक बार टिक करा देता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक। करंट अकाउंट बैलेंस, कैश, अदर बैंक बैलेंस है नहीं कुछ भी। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, फिक्चर्स अदर एक्सपेंसेस, वेजेज सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, कंज्यूमेबल अदर एक्सपेंसेस, फ्री और लैंड सर आपका पीपी, टूल्स एंड इक्विपमेंट पीपी, गुडविल सर आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट के नाम से, इंटेंजिबल एसेट के नाम से। फ्री और लैंड, फिक्चर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक जी सर। ये सर कंज्यूमेबल्स आपका एक्सपेंसेस में आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर आपका फाइनेंस कॉस्ट में आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट में सर आपका वेजेज आ गया। ट्रेड रिसीवेबल सर डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा करंट असेट के अंदर, ये देखिए। डीलर साइड सर अदर एक्सपेंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट अदर एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट सर ये आपका आएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, ठीक है जी सर। आइए एक एक करके नोट क्लोज करते हैं। शेयर कैपिटल हमने टिक कर दिया, इसका सर अभी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग टिक कर दिया, पीपी सर टिक कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टिक कर देंगे, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस टिक कर देंगे, अदर इनकम टिक कर देंगे, चेंज इन इन्वेंटरी टिक कर दिया था ऑलरेडी, एम्प्लॉय बेनिफिट टिक कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट में सर डिवेंचर इंटरेस्ट था, ठीक है। और ये जो मैंने बोले थे अदर एक्सपेंसेस में ये आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर तो आपका ये सारे कैरी फॉरवर्ड करके ले आएंगे वहाँ से आप नोट से, ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाएंगे और यहाँ पे सर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलें जी सर, इस प्रोसीजर से आपको क्या फ़ायदा होगा, कोई भी आइटम आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है जी सर। इलस्ट्रेशन 7 बहुत ही बड़ी इलस्ट्रेशन है, और स्टडी मैटर ने जो इसका सोल्यूशन दे रखा, एक दो प्रेजेंटेशन में इशू है सर, मैं आपको वो बता दूंगा। पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, you are required to prepare a statement of P&L and balance sheet from the following trial balance extract from the books of the International Hotel Limited on 31st March X2। सर आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना और बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे दिया आपको। ऑथराइज कैपिटल में सर अगर आप देखेंगे तो आपका 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10 लाख की सर इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपकी 5 लाख है, इक्विटी कैपिटल सर आपकी 8,05,000। अब ये 8,5 क्यों है, करेंगे बात। परचेजेज,
देखिए परचेजेज में सर आपका एक फूड स्टफ है, एक वाइन, सिगरेट और सिगार है। ये आपकी सर इन्वेंट्री है, मतलब ऐसे बोलते हैं, ये आपके लिए इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो आप इसे परचेज में दिखाएंगे, ठीक है। फूड स्टॉक को सर आप मटेरियल कंज्यूम्ड के नोट में दिखाएंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक। वेजेज एंड सैलरी, रेंट रेट एंड टैक्सेज, लॉन्ड्री एक्सपेंसेज, सेल में वाइन, सिगरेट, सिगार एटसेट्रा, फूड, ठीक। तो सर यहाँ पे हम लोग ना सेल का भी नोट बनाएंगे, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सर अगर आपके एक से ज्यादा कोर एक्टिविटी तो आप अलग अलग दिखाते हैं साहब उसको, ठीक है। कोल एंड फायरवुड, कैरिज एंड कोयलेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, रेंट ऑफ रूम अदर इनकम में आएगा। बिलियार्ड के पैसे लिए सर आपने, अदर इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट अदर इनकम, डिस्काउंट रिसिप्ट अदर इनकम, ट्रांसफर फी अदर इनकम। ये सर आपको पीपी की इन्फॉर्मेशन देती, ये ओपनिंग इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन देती। कैश इन एंड कैश विद बैंकर, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेज आ गया सर, 2000 डिवेंचर आ गया आपके 2 लाख के, पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ट्रेड पेबल आ गया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, गुडविल एट कॉस्ट आ गया, जर्नल रिजर्व आ गया, ठीक जी सर। वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। डेप्रिसिएशन के लिए बोल दिया क्वेश्चन ने, फर्नीचर एंड फिटिंग पे आपने 5% के हिसाब से सर क्या करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और लैंड एंड बिल्डिंग के हिसाब से 2% चार्ज करना, ठीक है। इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल X1, आइए इस नोट को बड़ी तसल्ली से डिस्कस करते हैं। देखिए सर 1 अप्रैल X1 और अभी हमें जो फाइनल अकाउंट बनाने हैं वो कब के बनाने सर, 31 मार्च X2 के क्लोजिंग डेट के। तो ओपनिंग कैपिटल दे दिया अपने को, ठीक है। क्या लिखते हैं, द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल X1 स्टूड एट 720, दैट इज 6000 शेयर फुल्ली पेड अप, ओके सर। 6000 इक्विटी शेयर अपने 100 का एक फुल्ली पेड अप, तो 6 लाख से कैपिटल आ गई, ठीक जी सर। 2000 सर शेयर है जो अपने 60 पेड अप है, तो ये आपका 120 720 आ गया, ठीक जी सर। द डायरेक्टर मेड ए कॉल ऑन 40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर X1, डायरेक्टर ने 40 के हिसाब से कॉल मंगाई, ठीक है। तो जो कॉल मंगाई सर 2000 पे 40 के हिसाब से सर 80,000 पैसा आना चाहिए, ठीक है जी सर। देखते फिर क्वेश्चन क्या कहता है। ए शेयर होल्डर could not pay the call on 100 share and his share were then forfeited and reissued at 90 per share as fully paid up। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपके पास कितने शेयर थे सर 2000, आपने कहा साहब 40 रुपीज़ भेजो, 1900 ने सर क्या किया 40 के हिसाब से आपको पैसे भेज दिए 76,000, ठीक है। 100 ने सर क्या किया, पैसे नहीं भेजे, आपने शेयर फॉरफिट कर लिए। अब जब आपने शेयर फॉरफिट कर लिए तो सर शेयर फॉरफीचर में आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया होगा सर, जो 60 आपको मिला है ये अमाउंट आपने क्या किया होगा, शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो किया वो देखते हैं, ठीक है। अब सर शेयर फॉरफीचर में जो हमें पैसा ट्रांसफर करना था वो कितना करना था, 100 इंटू 60 6,000। आगे क्वेश्चन लिखता है, ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर एंड हिज शेयर वर देन फॉरफिटेड, उसके शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, एंड री इशूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, और आपने सर 90 पर सर री इशू कर दिया। अगर 90 पर री इशू कर दिया तो सर जो 10 का डिफरेंस है उसे आप कहाँ एडजस्ट करेंगे सर, जो 10 का डिफरेंस है उसे हम पता क्या करेंगे सर, उसे हम ना शेयर फॉरफीचर के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो 100 इंटू 10 1000, तो 5000 सर आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। एक बात और, 720 में से आप क्या करेंगे सर, 6000 माइनस कर देंगे, वाई, क्योंकि सर आपने वो पैसा कैपिटल में दिखा रखा, आप उसे कैपिटल से शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे, 7,14,000, ठीक है जी सर। 76,000 का अमाउंट ये है और 10,000 का कैपिटल में ये आ जाएगा सर। ये तो 9,000 नहीं आया बेटा, 10,000 हमने यहाँ एडजस्ट भी तो कर दिया, ठीक है। कैपिटल तो पूरी आएगी ना, हाँ जी सर, 86,000, तो 8 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। अब यहाँ पे कैपिटल देखेंगे तो कितनी है,
8,05,000, तो 5,000 हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? शेयर फॉरफीचर में, और उसको फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मतलब कैपिटल रीजर्व में। भाई 6,000 का शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर किया अमाउंट, 1,000 डिस्काउंट का एडजस्ट हो गया, बाकी 5,000 सर आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रीजर्व में, ठीक है जी सर। आगे पढ़िए। The director declared a dividend of 8% on equity share on 2nd April, transferring any amount that may be required from general reserve, ignore taxation। सर आप ट्रांसफर करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपने अगले साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो बैलेंस शीट डेट पर सर आप इसे क्या करेंगे? एज ए नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है जी सर। चलिए शुरू करें। हाँ जी सर, सिंपल प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद सर नोट बनाएंगे। कौन कौन सा नोट बनेगा? आइए, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे। और बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है, जिन बच्चों ने हमसे क्लासें नहीं ले रखी होती ना, तो जनरली इस प्रॉब्लम को भेजते हैं कि सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त पूछे कि यार इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट कैसे है, 8 लाख कैसे आया, तो ये पूरा प्रोसीजर आप भेज देना, बल्कि आप वीडियो का लिंक भेज देना, उसको टाइम लिख के, ठीक है। चलिए शुरू करें जी सर। सबसे पहले नोट कौन सा बनेगा? शेयर कैपिटल। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड सर, नॉन करंट लायबिलिटी में यहां पे अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी थी सर? अपने पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है सर, हम एक काम करें। मैंने कहा हाँ जी, वैसे तो डिवेंचर यहाँ पे अभी तो प्राइमा फेसी वो दिख रहा है, लेकिन सर हम एक काम करें। मैंने कहा क्या सर? हम ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी नोट बना लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर? करंट लायबिलिटी। उसमें सर सबसे पहले क्या आएगा? आपका ट्रेड पेबल है सर, 42,000 नीड नहीं है, डायरेक्ट दिखा सकते हैं। बट हमारी स्टडी मैटर ने सर क्या कर रखा इस क्वेश्चन में ना, इसके ऊपर भी नोट बना रखा है। तो सर हमें क्या करना चाहिए बेटा? आप एग्जाम में जरूरी नहीं इसके ऊपर नोट बनाएं, लेकिन मैं अभी क्लास में बनवाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि ताकि मैं स्टडी मैट से आपकी नोट की नंबरिंग मैच कर पाऊँ, ठीक है जी सर। कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को ना। ट्रेड पेबल, बल्कि मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ जिसमें हमें नीड नहीं है, ठीक, बट हम लोग नोट बना रहे हैं। उसके बाद सर अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपकी अदर करंट लायबिलिटी है, उसका नोट बना देते हैं। अदर करंट लायबिलिटी, ठीक सर। पीपी का नोट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लायबिलिटी साइड, अब असेट साइड। उसके बाद सर इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है, डायरेक्ट दिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट भी दे रखी इसमें ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट दिखा देंगे, ठीक है। करंट एसेट में चलते हैं सर। इन्वेंट्री एक से ज्यादा आइटम है, इन्वेंट्री का नोट बनेगा। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल सर, डायरेक्ट दिखा देंगे, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर, नोट बनेगा। अब उसके बाद सर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस नहीं दे रखा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर, एक से ज़्यादा रिवेन्यू है, नोट बनेगा। मतलब एक से ज़्यादा कोर एक्टिविटी कंपनी की ना, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अदर इनकम सर, बिल्कुल नोट बनेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल आपका जो फूड स्टफ है उसके ऊपर नोट बनेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर परचेज में अगर आप देखेंगे ना, तो ये स्टॉक इन ट्रेड की परचेज है। आप इसे चाहो तो डायरेक्ट दिखा सकते हो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे क्या कर रखा है, नोट बना रखा है, तो आप इस नोट को स्किप भी कर सकते हैं। बट मैं अभी स्टडी मैट से मैच करने के लिए सर ये नोट बना रहा हूँ, ठीक है जी सर। चेंज इन इन्वेंट्री, इसका नोट बना ही बनेगा सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था, वेजेज एंड सैलरी, और इसमें ना सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दे रखा है, वेजेज एंड सैलरी का ना, इसका नोट बना लेते। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरी सर जो है वो आपका बैलेंस शीट में यहाँ चली जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। और कोई नोट बनेगा सर? देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है, तो टेक्निकली सर आपका फाइनेंस कॉस्ट का नोट बनेगा और अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा।
डेप्रिसिएशन वगैरह सर आपका पीपी के नोट से आ जाएगा उठ के, ठीक है जी सर। लेकिन हमारी स्टेटमेंट ने पता है यहाँ पे क्या किया सर, जो अदर एक्सपेंसेस है ना उसके दो पार्ट कर दिए हैं, एक आपका अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से और एक आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से। सर अब स्टडी मेट से मैच करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना एक काम करना, या तो सारे खर्चे सर अदर एक्सपेंसेस में डाल देना, जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट के अलावा। एक मिनट, फाइनेंस कॉस्ट का तो नोट यहाँ पे बनेगा ना, हाँ जी सर, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में सर सारे खर्चे डाल देना और एक नोट लिख के आ जाना कि इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, इसमें से कुछ खर्चे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखा रखे हैं, कुछ खर्चे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखा रखे हैं, ठीक। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो, या फिर आप क्या करना साहब, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखा देना और फिर नोट दे देना कि अल्टरनेटिवली अदर एक्सपेंसेस में जा सकते हैं, बेटर रहेगा अदर एक्सपेंसेस में। लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में ये चीज़ें दिखा रखी हैं तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद के नोट सर फिर मैं स्टडी मेट के हिसाब से ही आपको मैच करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सर क्या आएगा, सर ऑथराइज कैपिटल आएगी आपकी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से आएगी सर 5 लाख से, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच आपका 5 लाख से, और 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच आपका 10 लाख से, ठीक। सब्सक्राइब कैपिटल में सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 8 लाख से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा 5 लाख से, और 5,000 का सर आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। आइए मैं ये टिक करा देता हूँ आपको एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड और आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। बेटर क्या रहेगा सर, ऑथराइज कैपिटल एक साथ दिखा दो, फिर आपका इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दिखा दो, ठीक है जी सर। रिजर्व एंड सरप्लस में सर कैपिटल रिजर्व आ गया। वर्किंग नोट सर इसका प्रॉपर बना लेना जैसे मैंने बनवा रखा, ठीक है जी सर। आइए उसके बाद सर परचेज, ये आपका डायरेक्ट परचेज के अंदर आ जाएगा। फूड स्टॉक सर आपका मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आएगा, ठीक है जी सर। मैं एक एक आइटम में टिक करा रहा हूँ, आराम से करते हैं क्वेश्चन को ना, कोई जल्दबाजी नहीं हमें। ये देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में परचेज 36,200, ठीक। 45,800 सर आपका डायरेक्ट आ जाएगा P&L के फेस पे, परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रेड, ठीक। इन्होंने नोट बना रखा है, नोट की नीड एज सच इस पर्टिकुलर आइटम के लिए नहीं है। इसके बाद सर आपका आएगा वेजेज एंड सैलरी, सर आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे और आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे सर कितने से हैं सर 1280 ऐड कर देंगे, और 1280 सर आपका अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा बैलेंस शीट के नोट में, ठीक है। बैलेंस शीट के नोट में देखिए अदर करंट लायबिलिटी में वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं, एक एक आइटम आराम से टिक कराऊंगा इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, सर ये टेक्निकली आपका अदर एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा सर इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से ना, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड खोल दिया और उसमें दिखा दिया साहब रेंट, रेट एंड टैक्सेज। सर लॉन्ड्री का खर्चा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया, मैं टिक करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका सर सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए सर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो क्वेश्चन सर ये आपका एक होटल इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, ये देखिए। तो होटल के केस में सर एक तो आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सर अगर आप सेल ऑफ सर्विस करते हैं, रेंटिंग ऑफ सर्विस है, सेल ऑफ गुड्स है, तो आप उसे अलग अलग दिखाएंगे। तो ये दोनों सर आपके आएंगे सेल ऑफ प्रोडक्ट के नाम से, और जैसे आपका रेंट ऑफ रूम है, बिलियार्ड है, सर ये आपका आएगा सेल ऑफ सर्विस के नाम से। मैं एक काम करता हूँ प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सर, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं उसी के तहत सर आगे बढ़ता हूँ। लॉन्ड्री का एक्सपेंसेस सर आपका अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ प्रोडक्ट के नाम से ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। कोल एंड फायरवुड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैरिज एंड कोइलेज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर इंस्टीट्यूट ने पता क्या कर रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना सन्ड्री एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट दिखा रखा है। चलो एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है, आपका आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों दिखा रखा है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से दिखा रखा है। अब ये सन्ड्री एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पता नहीं ना। बेटर क्या रहेगा सर, जो ये खर्चे ना आपके, लॉन्ड्री का खर्चा, रेंट रेट एंड टैक्सेज का खर्चा, कोल एंड फायरवुड, कैरिज एंड कोइलेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, ये सारे के सारे सर आपके अदर एक्सपेंसेस में आने चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर ऐसा कर रखा है, तो हम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सर इसको दिखा देंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, और रिपेयर और ये सारे खर्चे सर आपके आ जाएंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है जी सर। रेंट ऑफ रूम और बिलियार्ड, सर ये आपका सेल ऑफ सर्विस में आ जाएगा, ठीक। मिसलेनियस रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट और ट्रांसफर फी, सर ये आपका अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, एक बार ये टिक करा देता हूँ आपको ना। नोट नंबर 9 पे सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, ये बाकी 3 आइटम सर अदर इनकम में आ गई। और आपका अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये देखिए, कोल एंड फायरवुड, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, कैरिज एंड कोइलेज, रिपेयर, एडवर्टीजिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस सर आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखा रखा है, ठीक है। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और है, बताऊंगा जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना। सर फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिए, इनके बारे में कोई एडजस्टमेंट है? सर ये देखिए, फर्नीचर एंड फिटिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है और लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है। और कोई इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वगैरह, WDV मेथड या SLM कुछ दे रखा है? नहीं सर, तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे आपका 850 पे 2%, 17,000, और 86,300 पे 5%, 4,315, 2,1,315, पीपी में अमाउंट आएगा सर आपका 914,985, ठीक जी सर। और डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस 21,235, 21,315 सॉरी, ठीक है, 21,315। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, तो कहाँ कहाँ पे आएगा सर? फूड स्टॉक आएगा आपका मेटेरियल कंज्यूम्ड में, और चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा सर वाइन, सिगरेट एंड सिगार, ठीक। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपका सर ये आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में, ये सर आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम में, और इन दोनों को बैलेंस शीट में दिखा देंगे इन्वेंट्री के नाम से। आइए पर ये सारी चीज़ें टिक कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज की बात होगी थी सर, ये चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा, और ये दोनों आइटम सर आपकी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में आ जाएंगे, ठीक। चले आगे जी सर, आइए। इसके बाद सर कैश इन हैंड, आपका कैश विद बैंकर, ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में, ठीक। अदर एक्सपेंसेस में आएगा आपका, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट पेंडल में दिखा रखा है ना, नोट बना लेना इसका ना, ठीक है जी सर। सर डिबेंचर आपके 2 लाख है, ये अमाउंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। अब सर देखिए, आपको अगर डिबेंचर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और रेट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो टेक्निकली सर क्या होना चाहिए? डिबेंचर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। बट अगर आप देखें ना क्वेश्चन में कहीं पे भी डिबेंचर इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे सर? डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे P&L में, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, और उतना अमाउंट सर आप क्या करेंगे अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से, इंटरेस्ट पेबल के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। 12,000 आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट आपका 12,000, और
12,000 का अमाउंट आएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बल्ब जला दिया इसके ऊपर, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद सर इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक। ट्रेड पेबल सर डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, इन्होंने नोट बना रखा है। ट्रेड रिसीवेबल सर डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज्यूम जरूर लिख देंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा गुडविल डायरेक्ट आ जाएगी, जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। इंटेंजिबल सेट गुडविल और जनरल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। चले जी सर, अब एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लेते, कोई पेंडिंग तो नहीं है। नहीं सर कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है, आइए क्लोज करते हैं। सर नोट 1 का अमाउंट बैलेंस शीट में, नोट 2 भी पेंडिंग रहेगा, डिवेंचर का अमाउंट बैलेंस शीट में, अदर करंट लायबिलिटी का अमाउंट बैलेंस शीट में, पीपी का अमाउंट हमने डिस्कस कर लिया था बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री बैलेंस शीट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पी एंड एल में, अदर इनकम पी एंड एल में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सर पी एंड एल में, परचेज ऑफ इन्वेंट्री सर पी एंड एल में, चेंज इन इन्वेंट्री सर माइनस करके दिखाएंगे पी एंड एल में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पी एंड एल में, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल में, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पी एंड एल में, फाइनेंस कॉस्ट सर पी एंड एल में, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस सर पी एंड एल में। एक बात और सर, आप क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिविडेंड डिस्क्लोज कर देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, ठीक है। सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज इन नोट्स ओनली। चलिए और जो पी एंड एल का बैलेंस आएगा उसे रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाएंगे, और सर यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आ जाएगा फाइनल। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे चलते हैं। एग्जाम के अंदर ना अगर आपको एक तो नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़े ना, कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पी लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च X1 as required by Schedule 3 of the Company Act. Give notes at the foot of the balance sheet as may be found necessary, ठीक है जी सर। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, कोल सीनियरियट दे दिया, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जनरल रिजर्व लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड टैक्सेशन, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा, आपका करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल एडवांस सर हम शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में दिखा देंगे, डिविडेंड पेबल लायबिलिटी है तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस दे दिया, मतलब क्वेश्चन है सर प्रॉफिट खुद कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आई मीन टू से ट्रायल में सिर्फ आपको असेट लायबिलिटी और पी एंड एल का बैलेंस दिया इंस्टेड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। लोन अनसिक्योर्ड आ गया, ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस आ गया। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। 2000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। अभी बता दूं जी सर। सर देखिए अगर कंपनी शेयर इशू करती है अदर देन कैश कंसिडरेशन, या आपका बोनस शेयर इशू करती है, या सर कंपनी बाईबैक करती है शेयर का, तो उसे 5 साल तक डिस्क्लोजर देना होता है, ठीक है जी सर। ट्रेड रिसीवेबल में सर आपके ड्यू हैं फॉर मोर देन 6 मंथ, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल का इस बार नोट बनाना पड़ेगा, और जितनी एजिंग क्वेश्चन दे रखे हो साहब उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एजिंग दिखाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आ जा मेरे, ट्रेड रिसीवेबल सेकंड पॉइंट, ठीक, एक सेकंड। आगे बढ़ते हैं। थर्ड द कॉस्ट ऑफ पीपी, सर कॉस्ट दे दी, यहां पे हमें डब्ल्यूडी भी दे दिया, बैलेंस सर आपका बन जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नोट नंबर थर्ड पॉइंट है, आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल ना। द बैलेंस ऑफ 150 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू,
तो सर हम लोग इसे अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। 150 में 7500 माइनस कर देंगे। द लोन इज सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। और सर हम क्या करेंगे, लोन में सिक्योर्ड लोन दिखाएंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नोट नंबर 4, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2000 विद परफेक्ट बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक। तो सर बैलेंस शेड्यूल बैंक के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में सर ये आपका कैश बैलेंस आएगा, कैश एट बैंक में विद शेड्यूल बैंक और अदर देन शेड्यूल बैंक आ जाएगा। तो ये नोट नंबर आपका 5। द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 150 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। देखिए सर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है पीपी से रिलेटेड और वो कंप्लीट नहीं, तो उसे हम कैपिटल किसके नाम से दिखाते हैं सर? सर उसे हम ना, बल्कि ऐसे बताता हूँ, देखिए एक दो चीज़ और बता देता हूँ। इसे कैपिटल कमिटमेंट के नाम से दिखाएंगे एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, 10 लाख की बिल्डिंग परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, 3 लाख की पेमेंट कर दी, तो सर 7 लाख मेरे लिए कैपिटल कमिटमेंट बन जाएगी। ठीक, मैंने सर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, 2 लाख का अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो वो CWIP बन जाएगा। सर ये जो 150 आपने सर क्या किया, कमिटमेंट कर ली, कैपिटल कमिटमेंट के अंदर ही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी सर, आइए शुरू करें। जी सर, सबसे पहले सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, P&L यहाँ पे नहीं है। बैलेंस शीट में सर सबसे पहले नोट कौन सा बनेगा, शेयर कैपिटल। अब कुछ क्वेश्चन सर आपने करने हैं और आप देखेंगे तो इसी प्रोसीजर से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा सर। रिजर्व एंड सरप्लस बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे तो वैसे भी आपका अनसिक्योर्ड लोन भी है ना। जी सर, मतलब 2 लोन है ना, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक लोन और है लोन अनसिक्योर्ड। उसके बाद सर आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद करंट लायबिलिटी में अगर चलें तो ट्रेड पेबल का नोट बनाने की नीड नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी सर एक से ज़्यादा आइटम है, और वैसे भी सर आपको इंटरेस्ट तो दिखाना ना वहाँ पे अलग से, तो एक भी आइटम हो अगर एडजस्टमेंट के थ्रू तो हम लोग क्या करते हैं उसका नोट बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए। ठीक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद सर आपका आएगा इन्वेंट्री, एक से ज़्यादा आइटम है। और आपका ट्रेड रिस्टेबल, सर एजिंग दे रखी इस बार। कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज में एक ही एडवांस दे रखा है, तो नो नीड ऑफ एनी नोट। ठीक जी सर, आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए आप क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड इशूड, नहीं सर यहाँ पे कोल्सिन एरियर भी दे रखा, थोड़ा सा हमें नोट जो है थोड़ा संभल के बनाना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल सर आपका आपका ये है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख आ गया। ठीक है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल 10 लाख माइनस कोल्सिन एरियर 1000, तो 999 आ गया, 9,99,000 आ गया। ठीक, ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे आउट ऑफ आपका 10,000 इक्विटी शेयर 2,000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए, उसके बाद सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनेगा, आपका नोट नंबर 6 था जो, उसमें सर ये दिखा देंगे आप WDV 4 आइटम में। क्वेश्चन ने लास्ट की जो 3 आइटम है इसमें उनकी कॉस्ट दे रखी है पॉइंट नंबर 3 में। डिफरेंस सर जो है आपका वो आपका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, 3 आइटमों की कॉस्ट दे रखी है, तो नोट नंबर 5 पे चलते हैं। 6 है ना, नॉन करंट असेट का अपना कौन सा था, 6 है, मतलब PPE का नॉन करंट असेट में। यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे, ये देखिए PPE, लैंड, बिल्डिंग का WDV और बिल्डिंग की कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी का WDV, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग का WDV, फर्नीचर एंड फिटिंग की कॉस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सर जो नोट बनेगा उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सिक्योर्ड लोन, कितने से सर 150 माइनस 7500 से 140 to 500, ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी सर, उसके बाद सर आप क्या करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में 7500 इंटरसेक्यूर्ड बट नॉट ड्यू दिखाएंगे। ठीक है जी सर, मैं एक साथ टिक करा दूंगा।
इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री का नोट बन जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मतलब इन्वेंट्री के नोट में आ जाएगा सर ये। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, तो जिसमें से 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो आप क्या लिखेंगे सर, ट्रेड रिसीवेबल ड्यू अप टू 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ सर ये है, अप टू 6 मंथ आ जाएगा आपका 2 लाख माइनस 52,148। ठीक है जी सर, एक साथ टिक कराऊंगा मैं ना। एडवांसेस सर आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में डायरेक्ट बैलेंस शीट पे आ जाएगा। डिविडेंड पेबल अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। P&L अकाउंट सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा सर, इसको आप शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक के हिसाब से दिखाएंगे। लोन सर अनसिक्योर्ड लोन में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ट्रेड पेबल सर आपका डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, आइए ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। हाँ जी सर, सर सिक्योर्ड में आपका टर्म लोन आ गया, अनसिक्योर्ड लोन आ गया, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू लोन आ गया, और डिविडेंड पेबल आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, ये इन्वेंट्री का एलोकेशन आ गया, फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ, और अदर डेट्स आ गया। हालांकि ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये पुरानी प्रेजेंटेशन है क्योंकि क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से दे रखी है। अब ट्रेड रिसीवेबल के बारे में सर आपको क्या करना होता है, एजिंग देनी होती है। आपका लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर, 1 ईयर से लेकर 2 ईयर, 2 ईयर से लेकर 3 ईयर, और उसके बाद सर मोर देन 3 ईयर। ठीक जी सर, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एलोकेशन आ गया। ये देखिए सर, इसे हम एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा देंगे कैपिटल कमिटमेंट के नाम से। और इसमें कौन सी प्यारी सी बातें डिस्कस करने वाली, और सारी बातें इसके अंदर हो चुकी है। कुछ आइटम है सर जो जिनके नोट नहीं है, वो डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट के अंदर आ गई। ठीक है, ठीक जी सर। चलिए इसके बाद सर क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखता है, state under which head these accounts should be classified in the balance sheet as per the schedule 3 of the company act 13। share application money received in excess of issued share capital। सर अगर इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा एप्लीकेशन मनी आ जाती है तो सर हम लोग उसे अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है जी सर, तो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट सर शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएगा। अनपेड मैच्योर डिवेंचर एंड इंटरेस्ट एक्यूड देयर ऑन सर अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट सर ये हम लोग दिखाते हैं इसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक, कॉल अनपेड सर शेयर कैपिटल के अंदर आता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट सर शेयर होल्डर फंड में अलग से आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक जी सर। क्वेश्चन 2 सर आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 सर आप खुद से करेंगे, और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसी प्रोसीजर के तहत करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करंट मैच्योरिटी है अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। सर एक बार फिर से बोल दो, अगर करंट मैच्योरिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तो आप उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी आप खुद से करेंगे क्योंकि जितने भी इनके अंदर पॉइंट है वो सारे पॉइंट अपने डिस्कस हो चुके हैं। बस एक पॉइंट सर, करंट मैच्योरिटी ऑफ आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप किस में दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे। ठीक है, और मैंने प्रोसीजर आपको बता ही दिया कि किस प्रोसीजर के तहत आप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से करें जी सर। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ इस बार एग्जाम बाहर